वे अपनी स्थिति के कारण गए थे। अब यहाँ से कहीं मत जाना। भगवान के द्वारा मैं तुम्हें लालच नहीं करूँगा। मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि संपत्ति में आपका कितना हिस्सा था और मेरा कितना हिस्सा था। साहब ने इस घर का दूसरा हिस्सा देखा है और मैं चाहता हूँ कि वह दूसरा हिस्सा आप लोगों के लिए आबाद हो। मेरा कोई पुत्र नहीं है और मैं तुम्हें किसी भी ऐसे कार्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करूँगा जो तुम्हारे मन और हृदय के विरुद्ध हो। मेरी एक ही इच्छा है कि तुम मेरा साथ मत छोड़ो। मम्मा बहुत धैर्यवान महिला थी। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसकी हालत कैसी है, लेकिन उन्होंने रोना शुरू नहीं किया। मम्मा धीरे धीरे रोती रही और आंसू बहाती रही। दानिया भी अपना ख्याल रख रही थी। सरफराज भाई भी समझदारी का सबूत दे रहे थे। हमीदा ने सबके लिए चाय बनाई। ताया अबू ने कहा, हम सभी जिस स्थिति में हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, जीवन की दिनचर्या आज नहीं तो कल चलेगी। हमें सावधान रहना होगा। ऐसे कई पड़ाव हैं जिनमें हम सबको मिलकर चलना है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, और साहब बेटा और भाभी। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसके लिए मुझे ढीठ मत समझो। हाँ, अगर आपको कभी लगे कि मैं कोई चालाकी कर रहा हूँ तो आप लोगों का जो भी रवैया होगा मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। ताया अबू जितनी विनम्रता से बोल रहा था, जवाब देना जरूरी था। सरफराज भाई और मैं आगे बढ़े और उनके पैर पकड़ लिए और बोले, नहीं ताया अबू, पिताजी की मृत्यु, आखिर आप हमारे बुजुर्ग हैं। हमारे मन में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है, और आप यकीन मानिए कि पापा ने भी कभी आपके बारे में हमसे कुछ नहीं कहा जिससे हमारे मन में किसी भी तरह की परेशानी हो। ये औपचारिकताएं समाप्त हो गईं। हमीदा द्वारा लाई गई चाय बहुत स्वादिष्ट थी। हीरा भी आ गया। चाय के बाद मामा ने कहा, मुझे अम्मा से मिलना है। सरफराज ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, और हम सब एक साथ दादी अम्मा के कमरे में गए। मैं और लोगों के मन में चल रहे विचारों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दादी के कमरे की ओर जाते हुए रास्ते में मुझे सब कुछ याद आ रहा था। अगर मैंने उन लोगों को बताया होता कि मैंने दादी माँ को उनके कमरे से गायब देखा है, तो वे सब मुझे पागल समझते। जबकि पहले मैंने दादी अम्मा की आंखें खोलने, मुस्कुराने और मेरा हाथ थामने की बात की थी, लेकिन सभी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि दादी अम्मा 8 साल से ऐसे ही निश्चल हैं। मुझे यह भी तय करना था कि मामा, सरफराज भाई या दानिया को इस बारे में बताना है या नहीं। निपटने के लिए अभी भी कई चरण थे। अगर मैं अभी से इन लोगों को बता दूं, तो वे नाराज हो सकते हैं। बेहतर होगा कि मैं इस इमारत की रहस्यमयी कहानियों को अपने दिल में बसा लूं और पहले खुद को यकीन दिला दूं कि अब तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, वह मेरे अंधविश्वासों में से नहीं है। हालांकि इसकी कोई निश्चित गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हर चीज के लिए जगह होना जरूरी है। दादी भी उसी तरह पलंग पर लेटी थी। मम्मा बहुत ही गुणी महिला थी। उसने भावुक लहजे में कहा, माँ, मैंने आपको पहली बार देखा है। न जाने क्यों एक बात मेरी आस्था बन रही है कि तुम हमसे दूर नहीं जाओगे, हमसे बात करोगे, हमारे सिर पर हाथ रखोगे। मैंने पहले अपनी दादी के लिए बहुत प्यार महसूस किया था, लेकिन दन्या और सरफराज भाई की स्थिति मुझसे अलग नहीं थी। काफी देर तक हम दादी के कमरे में रहे। हीरा ने अपनी दादी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने नजर आती थी। ताया अबू ने सरफराज भाई और मामा को उनके बारे में कुछ बातें बताईं, जिसमें दादी माँ के इलाज का ब्यौरा भी शामिल था। सरफराज भाई ने भी दादी की रिपोर्ट देखी। सब कुछ बहुत नियमित रूप से हो रहा था। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। ताया अबू ने कहा, सरफराज, मैंने आपके रहने के लिए एक ऐसी ही इमारत चुनी है।
आप चाहें तो वहाँ का चक्कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन यहाँ रहो बेटा। अपने आवास को देखें, वहीं 3 और कमरे खाली हैं। एक कमरे में साहब मियाँ ठहरे हुए थे, 2 कमरे और हैं। मुझे लगता है कि मैं अस्थायी रूप से सरफराज के बिस्तर को शहाब के कमरे में भी स्थानांतरित कर दूंगा। भाभी और दानिया दूसरे कमरे में चले जाएंगे। खैर, सबको साथ रहना है। आपको बस रात को अपने ही कमरे में सोने की जहमत उठानी है, जैसा आप ठीक समझे भाई। हम आपके पास आए हैं। हाँ भाभी, संतुष्ट रहो, हमें कई निर्णय लेने हैं। कहानी अभी बाकी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।